हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 हिंदी व्याकरण के चैप्टर 2 वर्ण विचार के एमसीक्यूज को करेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे बाबू 2 से 3 मार्क्स के सवाल आते हैं। क्या है, इससे 2 से 3 मार्क्स के सवाल आते हैं, तो इसे इग्नोर करना मतलब सोच सकते हैं आप लोग कि आप अपने 2-3 मार्क्स को खो देंगे, है ना। तो चलिए, आज हम लोग इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है उसे भी देखेंगे, और कुछ ऐसे भी सवाल है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो लगे हाथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी कुछ सवालों को देख लेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हम लोग अगर 10-12 में पढ़ रहे हैं, यही चीज़ अगर आगे आ रही है इसी सिलेबस से, तो हम लोग आगे भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, है ना। सवाल देख करके आप लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब बाकी जो वीवीआई सवाल होंगे उसे मैं वीवीआई कर दूंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने सवाल जवाब की तरफ और देखते हैं अपने पहले सवाल को। पहला सवाल क्या है, ठीक है। पहला सवाल है, स्वतंत्र ध्वनि चिन्ह को क्या कहते हैं। वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, स्वतंत्र ध्वनि चिन्ह को बाबू हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण, और इसे अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा नंबर सवाल है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। रिक्त स्थान इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह यानी वर्णों को अगर सजा करके लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, शब्दमाला कहते हैं, या फिर वाक्यमाला कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग उसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर सवाल है, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या फिर 5 भागों में। तो दोस्तों, वर्णों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, चौथा नंबर सवाल है, वह वर्ण जिसे बोलने में, देखिए बोलने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो जिसे बोलने में कम समय लगता है बाबू, उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे कि व्यंजन वर्ण कहेंगे, हर्ष स्वर कहेंगे कि दीर्घ स्वर कहेंगे? बताइए। तो उसे बाबू हम लोग हर्ष स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। ठीक है, इसको छोटी स्वर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर क्या है? सॉरी, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए, क्या कहते हैं उसको? व्यंजन वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो क्या बोल रहा है? वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है 6 का, वह वर्ण जिसे बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। बोल रहा है कि स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, या फिर स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण जब मदद कर रहा है तो स्वर वर्ण तो नहीं होगा। और हर्ष स्वर दीर्घ स्वर क्या है? तो इसके भेद है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 7वां नंबर सवाल है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? 30, 32, 49 या 52? तो ये सवाल हर किसी को पता ही है। हिंदी भाषा में टोटल अक्षर कितने होते हैं? तो टोटल 52 होते हैं। ठीक है, आइए अपने 8वां नंबर सवाल देखते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद है, 5 भेद है, 2 भेद है, या 4 भेद है? तो बाबू आपके NCERT बुक, जो कि एक सरकारी बुक है, इसके अकॉर्डिंग जो है
और बहुत से बुक में कुछ अलग आंसर दिया था, 3 रहता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है इसके बेस पे ही चेक करेगा, है ना। तो स्वर वर्ण के जो भेद होते हैं बाबू वो होते हैं 2, और हमने ऊपर ही बताया था हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, 9वां नंबर सवाल। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, क्या है बताइए? व्यंजन वर्ण के कितने भेद है? 2 भेद है, 3 भेद है, 4 भेद है या 5 भेद है? तो दोस्तों व्यंजन वर्ण का जो भेद है वो 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। ठीक है। 10वां नंबर सवाल क्या है कि हिंदी भाषा में कितने वर्णमाला होते हैं? हिंदी भाषा में कितने वर्णमाला होते हैं? इसका आंसर है 1। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 1 है। ओके, आइए 11वां नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। स्वर वर्ण कितने हैं? सब स्वर वर्ण जो आ ई जो ये सब स्वर वर्ण है ना, ये कितने हैं? 12, 13, 11 या फिर 10? तो बाबू स्वर वर्ण में जो आता है वो अन आ को हटाते हैं और री को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, री को लेते हैं, आ ई उ री ए ओ। ठीक है, ये जो है ओ आ ठीक है, ए ओ आ, इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो स्वर वर्ण होगा बाबू वो हो जाएगा हमारा 11। कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, आइए व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। ठीक है, देखिए तो 12वां नंबर सवाल है व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो आपके जो व्यंजन वर्ण है बाबू वो है टोटल 39। कितने हैं व्यंजन वर्ण? 39 है। व्यंजन वर्ण 39 है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देख लिए, क्योंकि 25 ठो जो है वो आपका हो जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 25 हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, बाकी का 4 हो गया अंतस्थ, 4 उसमें, फिर 2 द्विगुण, द्विगुण हो गया ना, और 4 जो होता है वो होता है संयुक्त। टोटल नंबर ऑफ जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो गया ना 4 4 8 10 10 4 14 14, और यहाँ पे 34 हो रहा ना, और आपका जो होता है एक होता है आपका द्विगुण हो गया 10 हो गया, और 5 और होते हैं। आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 13 नंबर सवाल, दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर कितने हैं? 8, 7, 6 या 5? तो दीर्घ स्वर में जो होता है जिसमें जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता हो। ठीक है, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ ई ऊ ए ओ औ। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर है। तो ये टोटल कितने हैं? ये हमारे 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 7 है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल को। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन हम लोग या, रा, ला, वा को बोलते हैं, जो कि 4 है। कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। ठीक है, ध्यान देंगे। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? देखिए इसमें 20, 25, 10 या 25, सॉरी इसको आप लोग 15 कर लीजिए। ठीक है, इसको 15 कर लिए, मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बाबू वो होगा 25। कितना होगा? 25। स्पर्श व्यंजन 25 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितना है? 25 है। इसमें का से लेकर के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, जो यानी कि 5 करके है ना, तो टोटल 25 है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। उसमें व्यंजन कितने हैं? उसमें व्यंजन कितने हैं? 4, 5, 6 या 7? तो तलब्बी सा, मूर्धन्य सा, डंटी सा, हा, इसको हम लोग बोलते हैं उसमें व्यंजन, यानी कि कितने हैं? तो 4 है। ठीक है, फिर 17वां नंबर सवाल आता है कि द्विगुण व्यंजन कितने हैं? द्विगुण व्यंजन जो होता है बाबू वो
ढा, ठीक है, ढा और डा के नीचे जो बिंदु लगती है ना, उन दोनों को हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। और ये जो है द्विगुण व्यंजन कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 18 है। सवाल नंबर 18, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसको बोलता है पता है आप लोगों को? संयुक्त व्यंजन किसको बोलता है पता है? तो वैसा व्यंजन जिसमें 2 व्यंजनों को मिलाकर के बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन भी जो बाबू है वो है 4 है, ठीक है, कौन कौन है? तो पहला हो जाता है छा, दूसरा होता है त्रा, तीसरा होता है ज्ञा और चौथा होता है श्रा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19, अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह, अयोगवाह बाबू हमारे 2 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। जो आप लोग स्वर वर्ण में से निकाले थे ना, अन और आ को, ठीक है, उसको हम लोग डाल देते हैं अयोगवाह में। कहाँ रखते हैं? अयोगवाह में वो, ठीक है। तो अन आ जो होता है वो क्या होता है? हमारा अयोगवाह होता है। ठीक है, आइए 20वां नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। 20वां नंबर सवाल है, तलब्बी शाह कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उसमें व्यंजन है, या फिर संयुक्त व्यंजन है? तो बाबू तलब्बी शाह जो है वो हमारा उसमें व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? उसमें व्यंजन है, क्योंकि तलब्बी शाह को बोलते वक्त हमारे मुंह से हल्की गर्म हवा निकलती है, ठीक है, उष्मा निकलती है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको उसमें व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आइए 21वां नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से च वर्ग का व्यंजन कौन से है? च वर्ग मतलब कि च छ जा झा इया, देखिए तो च छ जा झा इया कहाँ है? तो इसमें च छ तो क्या है? इसमें झा है, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा। ओके, आइए 22वां नंबर सवाल, लेखन में पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? मतलब लिखने में पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? अनुस्वर का, अनुनासिक का, विसर्ग का, या अर्धना का? बताइए 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर होगा ए, किसका होता है? अनुस्वर का। किसका होता है? अनुस्वर का। ठीक है, 23 नंबर सवाल क्या है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, डी है इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर क्या होगा बोलो? तो अनुनासिक का उपयोग जो होता है बाबू वो होता है नाक और मुंह दोनों से, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, समझ में आई बात? आइए देखते हैं हम लोग अपने अगले को। 24वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है बताइए? हमने ऊपर बताया था छा नहीं है, मूर्धन्य षा नहीं है, त्रा नहीं है, या ज्ञा नहीं है। तो बाबू इसमें से जो आंसर है वो है बी। कौन नहीं है? तो मूर्धन्य षा नहीं है। छा त्रा ज्ञा और जो श्रा होता है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, 25वां नंबर, हिंदी अक्षरों में अयुग्वाह वर्ण कौन सा है? आ, ई, उ, या अन आ? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अन आ को हम लोग क्या बोलते हैं? अयुग्वाह बोलते हैं, है ना, ऊपर में बताया था, है ना। आइए अगला सवाल 26वां नंबर सवाल देखेंगे क्या है। अनुनासिक का उदाहरण कौन सा है? हंस, हंसिका, हंस या हंस? बताइए 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर होगा अनुनासिक। इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है 27वां नंबर सवाल देखो क्या कहता है। तो 27वां नंबर सवाल बोलता है अनुस्वर युक्त कौन सा है? अनुस्वर युक्त शब्द कौन सा है? ठंड, 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 इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर क्या होगा बताएं? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, ठंड। क्या हो जाएगा? ठंड। ठीक है, आइए 28वां नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे कौन सा है। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? ये आपका बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देंगे। ठीक है, ये सवाल जो है ज़्यादा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता है। ठीक है, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम्स जो है क्लास 12 के बच्चे और 10 के बच्चे, उन दोनों से ये पूछा जाता है। ठीक, घोष अघोष के बारे में। अगर इसके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोग जा करके हमारे वीडियोज़ देखेंगे जो जिसमें पूरी लेक्चर दी हुई है, एकदम डीपली एक्सप्लेन किया गया है बेसिक से लेकर एडवांस तक का। तो वहाँ से आप लोग को समझ में आएगा घोष वर्ण और अघोष वर्ण कौन है। ठीक है,
और फिर आप लोगों को वहाँ पे लिंक भी दिया गया है नोट्स के लिए, ठीक है। नोट्स पे आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। ओके, 28 का जाइए। 28 का क्या है? घोष वर्ण कौन सा है? ध्यान से देखें, घोष वर्ण कौन सा है 28 का? तो 28 का आंसर है क्या होगा? सा, हा, आ या खा। तो इसमें हो जाएगा आ। कौन हो जाएगा? आ को बोलते हैं हम लोग घोष वर्ण, ठीक है। इसके डिटेल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, जाइए यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, वहाँ पे आप लोगों को इसका मिल जाएगा। ओके, आइए 29वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? चा, घा, ला, गा, बताइए। चा, घा, ला, अगा कौन होगा 29 का आंसर? तो 29 का जो आंसर है बाबू वो है चा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 30 नंबर सवाल को देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। भी आई है, ठीक है, समझने के लिए। व्यंजनों के अंत में हलंत, देखो ऐसे ऐसे लाइन खींचा रहेगा, लगने पर उसका मान होता है, आधा होता है, चौपाई होता है, तिहाई होता है, या फिर संपूर्ण रहता है बाबू होता। तो जब हलंत लग जाता है तो व्यंजनों के जो मान होते हैं उसमें क्या होती है? वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। टा का उच्चारण स्थान है, टा का उच्चारण स्थान है, बोलिए। तालु, मुर्दा, दंत या ओष्ठ? 31 का आंसर बताएंगे, बताइए। टा का उच्चारण स्थान है, टा का उच्चारण स्थान बाबू हमारा मुर्दा होता है। क्या होता है? मुर्दा, यानी कि मुंह से आती है आवाज, ठीक है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ये सब भी आई, उच्चारण स्थान से जो भी सवाल आ रहे हैं, उच्चारण स्थान से जो भी सवाल आएंगे वो भी आई होंगे, ठीक है। आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मुर्दा, ओष्ठ या कंठ? बताइए। तालु, मुर्दा, ओष्ठ या कंठ क्या होगा? बोलिए। तालु, मुर्दा, ओष्ठ या कंठ क्या होगा? आंसर बोलेंगे आप लोग, बताइए 32 का। तो 32 का आंसर होगा डी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि कंठ, ठीक है। 32 का आंसर डी, कंठ, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल है, निम्न में किसका उच्चारण कंठ से होता है? निम्न में किसका उच्चारण कंठ से होता है? पाका, खाका, साका या नाका? तो बाबू कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण जो होता है वो होता है कंठ से। तो कवर्ग में आता है का, खा, गा, घा, गा, ठीक है। चलिए 34वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या बक रहा है ये। या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन या अर्ध व्यंजन? तो या को बाबू हम लोग अंतस्थ व्यंजन में रखते हैं। किस में रखते हैं? अंतस्थ व्यंजन में। 35 नंबर सवाल देखेंगे, डंटी शा का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो सा है उसका उच्चारण स्थान वही होगा, मतलब अगर तलब्बी शाह है तो तालु होगा, मूर्धन्य शाह है तो मुद्रा होगा, और दंती शाह है तो दांत होगा। इसलिए दंती शाह का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दांत होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 36, हिंदी वर्णमाला में अयोगवह वर्ण कौन से हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ई है, उ है, अन, अ है या फिर आ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अन, अ, ठीक है। 37 नंबर सवाल देखेंगे, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? डी है शब्दों के समूह को, बोलिए। तो 37 का आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी वर्ण को अगर सजा के लिख देते हैं तो वो हमारा जो कहलाता है वो क्या कहला जाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? 38 नंबर सवाल बोलेंगे, या, रा, चा, छा, टा, ना या का, खा? बताइए। कंठ ध्वनि मतलब जिसका आवाज कंठ से आता हो। तो हमने बताया ना कवर्ग जो होते हैं उसका आवाज कहाँ से आता है? कंठ से आता है। तो का, खा, गा, घा, ड़ा ये सब जो आएगा वो कहाँ से आएगा? उसका आंसर वो क्या होगा? कंठ ध्वनि है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। 39 नंबर, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। जाइए वहाँ से देखिए, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें बताने लायक है इजीली वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी चीज़ों की जानकारी के लिए आप लोग को जा कर के क्लासेस वहाँ पे अटेंड करनी होगी, उसे जा कर के देखें, समझ में आएगा, ठीक है। 39 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देखें, ये भी आपके VBI है, ठीक है। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? का, ख, का, गा, था, धा, फा, भा या आ और आ? बताइए 39 का। तो 39 का जो आंसर है वो है का और गा, का और गा, ठीक है। 40वां नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन समझते हैं, जिसका आवाज नाक से आता हो, तो कौन होगा? या, जा, मूर्धन्य सा या गा? तो नाक से आवाज किसकी आती है? तो नाक से आवाज आती है यहाँ की। किसकी आती है? यहाँ की। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। 41वां सवाल देखो क्या है। 41वां सवाल क्या है? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं, ए ऐ, औष्ठ्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं, नासिक्य कहलाते हैं। तो ए ऐ जब हम लोग जब बोलते हैं तो ये कंठ और तालव्य दोनों जगह से इनकी आवाज आती है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 42 नंबर सवाल देखिएगा, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य या फिर मूल स्वर? बताइए। छा ध्वनि, तो छा ध्वनि किसके अंतर आएगा? बताइए 42 का। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त वर्ण, है ना, संयुक्त वर्ण है ये ना, छा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 43, क्या वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? ध्यान देंगे 43 का, ज्ञा वर्ण। तो ज्ञा वर्ण जो बना है बाबू, वो जा किससे बना है? जा और या को मिला करके बना है। किसको किसको? जा और या को मिला करके ज्ञा बना है। क्या बना है? जा और या को मिला करके ज्ञा बना है, ठीक है। आइए 43 नंबर सवाल देखते हैं क्या है, सॉरी 44 नंबर सवाल को। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? आ, हा, सा, जा या झा? बताइए। आघोष वर्ण, तो आघोष वर्ण जो है वो है हमारा डंटी शा, ठीक है। आ, हा, जा और झा जो है वो क्या है? हमारा घोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, जहाँ जहाँ उच्चारण स्थान है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो का, खा, गा, घाड़ा, कंठ से आवाज आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 46 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब जब उच्चारण करते हैं तो उसकी आवाज दांत से नहीं आती है। ना, टा, ता और दा, बोलो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा बाबू वो होगा टा, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, ये जब हम बोलते हैं तो इनकी आवाज़ जो होती है वो दांत से आती है, लेकिन क्या बोल रहा है? उसकी आवाज़ दांत से नहीं आनी चाहिए, दंत नहीं है, तो ये है टा, ठीक है। कहाँ से आती है इसकी आवाज़ बताते हो? मुद्रा से आती है, ठीक है। आइए 47 नंबर सवाल देखेंगे। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? बताइएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? का और तलब्बी शा के, का और मूर्धन्य शा के, का और चा के योग से, का और छा के योग से? बताइए। 47 का आंसर हो जाएगा बाबू बॉल। 47 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि का और मूर्धन्य शा के योग से, ओके। आइए 48 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 48 नंबर सवाल क्या कहता है? 48 नंबर सवाल कहता है, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? हमने ऊपर भी इसे रिपीट किया है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11। क्या हो जाएगा? 11। 48 का आंसर 11, ठीक है। 49, निम्न में कौन स्वर वर्ण नहीं है? ए, उ, या आ? तो आ ई जितने भी है वो स्वर होते हैं, इसमें बीच में जो घुसा हुआ वो है यहाँ, और ये हमारे स्वर नहीं है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, है या नहीं है ध्यान देंगे इसको, ठीक है। आइए 50वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है। निम्न में टा वर्ग नहीं है। टा वर्ग नहीं, यानी कि टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है।
तो टा वर्ग के अंतर्गत आता है कौन कौन, ध्यान देंगे, टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है। तो उसके अलावा जो नहीं है वो नहीं होगा। तो देखिए ढा आता है, ना आता है, ठीक है, ठा आता है, तो यानी कि घा नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घा, क्या हो जाएगा, घा, ठीक है। आइए 51 नंबर सवाल देखिए, तालव्य व्यंजन कौन सा है, यानी कि जिसकी तालु से आवाज आती हो। कंठ से आता है क वर्ग का, तालु से आता है च वर्ग का, मुद्रा से आता है ट वर्ग का, और दंत से आता है त वर्ग का, ओष्ठ से आता है प वर्ग का, ठीक है। तो तालव्य यानी कि तालु से किसकी आती है आवाज, बताइएगा। तो उसकी आंसर हो जाएगी सी, चा, छा, जा, झा, या। हमने अभी बोला ना कि तालु से जो आवाज आती है वो किसकी आती है, तो च वर्ग का। आइए 52 नंबर सवाल, या, रा, ला, वा किस व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, किस वर्ग के व्यंजन है, बताइए। उसमें व्यंजन बिल्कुल नहीं, ओष्ठ व्यंजन बिल्कुल नहीं क्योंकि ओष्ठ से आवाज नहीं आ रही, अंतस्थ व्यंजन या तालव्य व्यंजन, बताइए। तो ये जो है बाबू, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन, कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन है। ओके, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अपने अगले सवाल को, सवाल नंबर 43 क्या है, सॉरी 53, माय मिस्टेक। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर। तो वर्ग के जो पांचवें अक्षर होते हैं बाबू, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ड़ा, ठीक है, जैसे कि अड़ा, ठीक है, उसके बाद आपका आता है या, ठीक है, उसके बाद आता है आपका ना, उसके बाद आपका आता है ना, और उसके बाद आता है माँ। इन सब को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है, क्योंकि इन पे हलंत लगाने के बाद ना ये अनुनासिक के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। तो यानी कि ये पांचवें अक्षर, वर्ग के कैमा अक्षर है ये, तो पांचवें अक्षर है, वर्ग के पांचवें अक्षर को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। आइए 54वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 54वां नंबर सवाल, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हा, क्या बोलते हैं, हा। कहाँ से आवाज आ रही है, देखिएगा, तालु से, दंड से, मुर्दा से, या फिर कंठ से, बताइए। 54 का अनुसार जो आता है बाबू वो हो जाएगा डी। कहाँ से आवाज आता है, कंठ से आता है, जो अन, अह बोलते हैं ना, अह, हा, तो कंठ से आवाज आती है। निम्न में महाप्राण आघोष वर्ण कौन है, महाप्राण और अघोष वर्ण दोनों होना चाहिए, क्या है, महाप्राण भी होना चाहिए और अघोष वर्ण भी, तो कौन होगा, 55 का आंसर बताइएगा। चा होगा, छा होगा, घा होगा, या फिर झा होगा। तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर क्या है, बी, झा, ठीक है। 56वां नंबर सवाल क्या है, ये देखते हैं। 56वां नंबर सवाल है, निम्न में महाप्राण घोष वर्ण कौन है, महाप्राण और घोष वर्ण कौन सा है, बताइए। 56 का आंसर हो जाएगा भा, क्या हो जाएगा, भा, ठीक है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है, कंठ तालव्य जिसको बोलते हैं, मा, घा, ए और चा, बताइए। ऊपर हम लोगों ने देखा था एक तो, ठीक है, ये है हमारा ए, किसका, ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। 58 नंबर सवाल को देखो बाबू क्या कह रहा है, समझ में आ रहा ना, कैसा लग रहा, सब पढ़े जा रहे हैं, है ना, एक लय में, मजा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। 58 नंबर सवाल क्या है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है, कंठोष्ठ जिसको बोलते हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों, ओ, फा, घा और ए। तो देखो, फा बोलते हैं तो होठ, घा बोलते हैं तो कंठ, ए बोलते हैं तो कंठ और मुद्रा आता है, लेकिन ओ बोलो, ओ तो होठ गोल हो जाएगा और कंठ से आवाज आता है, होठ गोल हो जाएगा और कंठ से आवाज आता है, ठीक है। 58 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए 59 देखते हैं क्या है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जानते हैं, दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन या हर्ष स्वर, बताइए। एक मात्रा, तो एक मात्रा के लिए हम लोग जानते हैं हर्ष स्वर, क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। 59 का डी। 60 का देखो क्या है सवाल, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं दीर्घ स्वर के नाम से, ठीक है। ये सब सी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, किसका है,
कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 61 देखिए, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, मुहावरा कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं? क्या बोल रहा है? ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? बताइए। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर। ठीक है, समझ में आ रही? चलिए 62, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? हवा बिना किसी रुकावट के निकलते उसे क्या कहते हैं? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा स्वर वर्ण। ठीक है। 63, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? हम लोगों ने ऊपर देखा है, इसे कहते हैं व्यंजन वर्ण, है ना। 64 देखो क्या है। 64 है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दंत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें व्यंजन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हल्का सा स्पर्श हो रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। 65, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं, बलघात कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं या फिर व्यंजन वर्ण कहते हैं? 65 का आंसर क्या होगा? बोलिए। तो 65 का आंसर होगा बलघात। क्या कहते हैं? बलघात। ठीक है। आइए 66, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती, क्या बोलते हैं? जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, अनुतान या बलघात? बताइए 66 का आंसर क्या होगा? तो 66 का आंसर होगा अल्प प्राण। क्या बोल रहा है? हकार की ध्वनि नहीं निकलती। ठीक है, हकार निकलेगा तो क्या होगा? महाप्राण। 67 क्या है? देखो, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, अनुतान या फिर बलघात? 67 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अल्प प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं 67 को? अल्प प्राण। 68 क्या है? देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे आकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, अनुतान या बलघात? तो इसे कहते हैं हम लोग महाप्राण। ठीक है, हकार निकलेगी तो क्या कहेंगे? महाप्राण। हकार नहीं निकलेगी तो अल्प प्राण। ठीक है। आइए 69 क्वेश्चन, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा वर्ण अल्प प्राण, महाप्राण, अनुतान या बलघात? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाप्राण। क्या कहलाएगा? महाप्राण। आइए इसका लास्ट सवाल को देखते हैं क्या है। जब एक ध्वनि दो व्यंजन से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ गया जी क्या कहते हैं? ठीक है, तो आज हम लोगों ने वर्ण विचार से जितने भी सवाल बन सकते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम, खास करके क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए, वो हम लोगों ने इसमें देखा है ना। ध्यान देने वाली बात है, उच्चारण स्थान को ध्यान दे देंगे आप लोग। ठीक है, और थोड़ा सा एक बार नोट्स को देख लेंगे, जाकर के वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों का हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे हर वीडियो के साथ। ठीक है, और आज हम लोगों ने इसके MCQs को देख लिया है और इसमें कोई भी डाउट आप लोगों को आए तो हमें कमेंट कीजिएगा। कोई भी सवाल आता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसकी जवाब आप लोग को 24 घंटे के भीतर दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो बाबू यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।